ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद मई जून 2019 पेपर 1 वेरिएंट 1। तो ये मई जून 2019 पेपर 1 वेरिएंट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड एन इकोनॉमिस्ट रिगार्ड एज एन एग्जांपल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड इट इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सही है, मशीन्स वगैरह की एग्जांपल यहाँ पर हम नॉर्मली लेते हैं। सही है, और ये वाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है विच अराइजेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक ये भी चीज आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक वाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बनते हैं और ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसकी जो पेमेंट है, इसकी पेमेंट क्या होती है? इंटरेस्ट। एन इंडिविजुअल परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, बोरोइंग बाय अ फर्म, द बिल्डिंग बाय अ फर्म ऑफ अ न्यू फैक्ट्री, ये कैपिटल होगा क्योंकि इससे फर्दर प्रोडक्शन होगी। देखो अपने आपको अपने दिमाग में रखना है फर्दर प्रोडक्शन, अब फैक्ट्री से फर्दर प्रोडक्शन होगी। टोटल सेविंग बाय इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो 1 का आंसर इज। सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक सिंपल, कोई बहस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाई इज द कर्व यूजुअली ड्रॉन लाइक दिस। अब आपको याद होगा ये कर्व जो है ना वो कॉनकेव बना हुआ है, और कॉनकेव का मतलब होता है बोर्ड आउटवर्ड्स। सही है, और फिर मैंने आपको बताया भी था कि जो शेप ऑफ द पीपीसी होता है ना वो डिपेंड करता है ऑन द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद है? तो मैंने आपको फिर ये बताया था कि ये जो बोर्ड आउटवर्ड्स पीपीसी बनता है ये उस केस से बनता है जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इमोबिल होते हैं। सही है, इमोबिल, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जब मैं एक गुड को बढ़ाता हूँ तो दूसरा गुड बहुत ज्यादा से गिर जाता है। पर सेम इसका सिमिलर एक केस बनता है जो कि बिल्कुल लीनियर पीपीसी होता है। सही है, अब जो लेबलिंग इसने करी है मैं वही लेबलिंग कर रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो पीपीसी है ना, ये देखो आप, ये लीनियर बना हुआ है। लीनियर पीपीसी का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सही है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अगर होंगी तो फिर यहाँ पर आपका जो सीन होगा ना वो ये होगा कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट है, तुम जितने से एक गुड को बढ़ाओगे उतने से ही दूसरा गुड कम हो रहा होगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो सेम होंगे। अब देखो इसने क्या पूछा हुआ, क्या है, व्हाई इज द कर्व यूजुअली ड्रॉन लाइक दिस, इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एग्जिस्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंजेस। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही ये होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज हो रही है। अब अगर यही पीपीसी ये मुझे स्ट्रेट लाइन बना के देता या कांस्टेंट बना के देता ना, तो मैं इसको कहता कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट चेंज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट चेंज क्योंकि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेम ही है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज ही नहीं हो रही है, यहाँ तो इंक्रीजिंग है, चेंज हो रही है। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन सप्लाई, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। ठीक है, सम रिसोर्सेज विल बी अनएम्प्लॉयड, तो ये मेरे एक्चुअल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये इनसाइड द पीपीसी वाला पॉइंट दिखा रहा होता है, दिस इज नॉट द रीजन व्हाई द पीपीसी इज मेड लाइक दिस। क्लियर है, तो क्वेश्चन 2 का आंसर इज बी। सही है, क्वेश्चन नंबर 3, in recent years more golf courses which use large quantities of water have opened in China. What may be the opportunity cost of this? Cost of water is a private cost, loss of the farmland, यही आंसर होगा इसका। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब फॉरगॉन है ना, ऐसी कौन सी चीज है जो फॉरगॉन हो रही है। ठीक है, सेल्स ऑफ गोल्फ गोल्फ इक्विपमेंट। अब सेल ऑफ गोल्फ इक्विपमेंट जो है, मोर गोल्फ कोर्स विच यूज लार्ज क्वांटिटी ओपनड इन चाइना, तो ये तो बेनिफिट है, ये कोई कॉस्ट थोड़ी है, ये तो बेनिफिट है। वेजेस ऑफ गोल्फ कोर्स स्टाफ, दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट कॉस्ट, तो इसका बी आंसर है। मतलब आप अगर इतना सारा पानी गोल्फ कोर्सेज में यूज कर लोगे तो फार्म लैंड का मसला होगा ना, ये द लॉस ऑफ द फार्म लैंड, ये सही आंसर। और जब ज्यादा नहीं, बल्कि बल्कि जब ज्यादा गोल्फ कोर्सेज खुलेंगे तो यही लैंड तुम फार्म लैंड के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि फार्म लैंड जो है ना वो अपनी फॉरगो हो रहे हैं। ठीक है, वहां पर मैं फार्मिंग कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिचुएशन इंडिकेट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर होता है। सही है, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल इंटायरली बाय द प्राइवेट सेक्टर, नहीं, ये आपका मार्केट इकोनॉमी में होता है। इंडिविजुअल चॉइसेस आर अनअफेक्टेड बाय गवर्नमेंट एक्शंस, ऐसा नहीं हो सकता, अजीब सी बात है। दे आर अफेक्टेड क्योंकि गवर्नमेंट होगी। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, सी इज द राइट आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द गवर्नमेंट कैरीज आउट ऑल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, नहीं, ये पब्लिक सेक्टर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट कॉजेज मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर क्या होती है? जब ओवर या अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से मार्केट फेल नहीं होती, इससे तो उल्टा मार्केट फेलियर कम होता है, क्योंकि अगर पब्लिक गुड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ना तो इससे मार्केट फेलियर कम होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो पब्लिक गुड नहीं देता।
सोशल कॉस्ट इक्वल्स प्राइवेट कॉस्ट। अब आप इस चीज को समझो, सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अगर ये मुझे स्टेटमेंट में ये चीज कह रहा है ना कि सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट इक्वल है, तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो है। इसका मतलब मार्केट फेलियर नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट, इसका क्या मतलब है? सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट कब होती है? जब सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन द प्राइवेट बेनिफिट, और वो जिस अमाउंट से ग्रेटर होता है ना, वो एक्सटर्नल बेनिफिट होता है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर, दिस हैपेंस इन द केस ऑफ मेरिट गुड्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये भी मार्केट फेलियर की रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a newspaper reported that the world market for coffee has returned to equilibrium। इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई अब इक्वल हो चुके हैं। Which situation supports this statement? A sequence of poor harvest resulted in shortages। Shortages का मतलब QD is greater than QS। This cannot be an answer, ये तो disequilibrium है। Decreased transport cost led to a surplus in supply। Surplus का मतलब है QS greater than QD। Again, this is a disequilibrium। Farmers matched demand by planting more coffee bushes। तो फार्मर्स मैच डिमांड बाय प्लांटिंग मोर कॉफी बुशेस। इसका मतलब फार्मर्स ने अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा के डिमांड के इक्वल कर दिया, तो दिस इज इक्विलिब्रियम। द प्राइस ऑफ कॉफी वाज फिक्स्ड बिटवीन प्रोड्यूसर्स। अगर प्राइस फिक्स हो जाएगी तो इससे भी चांसेस है कि देयर विल बी अ डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज सी। क्लियर है कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 7, the table shows the demand schedule for a good at different prices। The current market price is $10, so this is my current price। इसको मैं ओल्ड कर देता हूँ, ओल्ड भी नहीं करता बल्कि करंट लिख देता हूँ। सही। फॉलोइंग 20% इंक्रीज इन प्राइस। अगर मैं $10 को मल्टीप्लाई बाय 120% कर दूंगा तो मेरे पास नई प्राइस आ जाएगी $12। तो दिस इज माई न्यू प्राइस। व्हाट विल बी द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड? तो आप देख लो, 10 पे क्वांटिटी 160 थी, 12 पे 120 है, तो कितने से कम हो रही है? -40, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है। तो -40 आंसर होगा, बी आंसर है। ले रहे हैं यहाँ तक कोई मसला? ये भी गलत किया था कुछ बच्चों ने, भाई ये कैसे गलत हो रहा है यार, क्या आंखें बंद करके कर रहे हो क्या? तो बहुत आसान है। Question number 8. Carlos have been offered a new job with a large multinational company. He is undecided whether to accept the position. What is a non-wage factor which we might consider? Bonus payment is the wage factor. Holiday entitlement non-wage factor होता है. Overtime wage factor है. Salary level wage factor है. तो B आंसर होगा 8 का. Clear है? कोई मसला, कोई सवाल? Question number 8 is B. ठीक है? हुसैन बेटा बहुत लेट हो गए. अब एंड में पूछना है ये. MCQ नंबर 8 चल रहा है, तुम 5 का पूछ लो. Question number 9. Unlike the UK and US, a significant proportion of the shares on the stock exchanges of China and Russia are state-owned enterprises। State-owned enterprises का मतलब है public sector उसको own कर रहा है, ठीक है? Clear है ये चीज? Which judgment about China and Russia can be made from this information? That their distribution of income and wealth, no. Their level of development, no. Their stages of production, no. Their type of economic system, मतलब एक clear indication मिल रही है कि अगर चाइना और रशिया में stock exchange is owned by the government, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इसका मतलब क्लियरली यहाँ पर ये चीज समझ आ रही है कि यार ये एक प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ हमें इंडिकेशन दे रहा है। सही है, सही है। और इसने सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन बोला हुआ है, तो आप इसको मिक्स भी कह सकते हो, थोड़ा बहुत प्राइवेट तो होगा ही ना। मतलब स्पेसिफिकली प्लान नहीं होगा, मेरे ख्याल में मिक्सड होना चाहिए, वो बेहतर है। ठीक है, क्लियर है? मतलब आपको ये बात तो है कि इकोनॉमिक सिस्टम पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स हाउ मच अ फैमिली सेव्स? भाई सेविंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? आपकी इनकम होती है। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि आप सेव कितना करते हो, तो आप सबसे पहले आप यही सोचोगे ना कि मेरी इनकम कितनी है, मैं उस हिसाब से सेव करूंगा। अब लेवल ऑफ टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, रिलायबिलिटी ऑफ बैंक्स आ सकते हैं फैक्टर्स, बट अगेन सबसे जो इंपॉर्टेंट देखो, उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इनकम ऑफ द फैमिली। भाई आपके पास इनकम कितनी है, आप उस हिसाब से सेव करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द टेबल शोज द चेंज इन रियल इनकम्स। द टेबल शोज द रियल चेंज इन रियल इनकम्स। रियल इनकम्स वो होती है विच इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन for a number of occupations between 1985 and 2015। what can be concluded from the table? अगर आप ये टेबल देखो ना, तो आपको एक चीज तो यहाँ पर समझ आएगी कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट्स एक कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट है।
and bricklayers, bus and coach drivers and forklift drivers is a completely different segment. एक प्रोफेशनल है सारे, बाकी सारे मैनुअल वर्क कर रहे हैं, ठीक है. All occupations were better off in 2015 than in 1985. No, this was not better off. एक वाहिद था जो नेगेटिव था, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी सारे परसेंटेज है ना वो पॉजिटिव हैं. इसका मतलब सब बेटर ऑफ है सिवाय एक के जो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स हैं. फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स अर्न द लोएस्ट वेजेस इन 2015. मैं नहीं बता सकता कि ये कितने पैसे कमा रहे हैं कितने नहीं कमा रहे हैं, मुझे डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है. मैं परसेंटेज को देख के ये नहीं बता सकता कि कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है कौन कम पैसे कमा रहा है. मैं खाली ये बता सकता हूँ हाँ चेंज बता रहा हूँ. सही है. डॉक्टर्स हैव अर्नड मोर देन लॉयर्स सिंस 1985. अब डॉक्टर का परसेंटेज इंक्रीज 153% है, लॉयर का इंक्रीज 114% है. पर आप ये देख के ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स आर अर्निंग मोर देन लॉयर्स. अगेन द डेटा इज इन परसेंटेज और वो मुझे चेंज बता रहे हैं, मुझे एक्चुअल डॉलर अमाउंट थोड़ी पता है. प्रोफेशनल्स देखो ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, ये तीन लोग. सही है. प्रोफेशनल्स रिसीव्ड अ हायर परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम देन मैनुअल वर्कर्स. डी इज द राइट मसला. क्योंकि आप देख लो कि इनकी जो इनकम का चेंज है और इनका जो इनकम का चेंज है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. अ लार्ज बेकरी बाइज अ फ्लावर मिल. तो लार्ज बेकरी एक फ्लावर मिल खरीद रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने प्रोड्यूसर को खरीद लिया. अब एक बात तो क्लियर है कि दिस इज द वर्टिकल इंटीग्रेशन का केस. तो व्हिच फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस. अब अगर आप अपने प्रोड्यूसर को कर रहे हो ना तो ये वर्टिकल बैकवर्ड है. अगर आप अपने कंज्यूमर को करते तो ये वर्टिकल फॉरवर्ड होता. ठीक है. तो ये वर्टिकल बैकवर्ड है. सी इज द राइट आंसर. क्योंकि इसने अपने प्रोड्यूसर को टेक ओवर किया, क्योंकि फ्लावर उससे खरीदता होगा ना बेकरी वाला. ठीक है. तो 12 का आंसर इज सी. हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक लार्ज बेकरी कोई कर रही है. कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है कि एक लार्ज बेकरी फॉर एग्जांपल एक बैंक को टेक ओवर कर रही है, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाई इज द एनर्जी सप्लाई इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय वेरी लार्ज फर्म्स इन मेनी इकोनॉमीज. ये एनर्जी सप्लाई में क्या क्या आ जाता है, गैस आ जाता है, बिजली आ जाती है, ठीक है, आपका ऑयल आ जाता है. तो इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय वेरी लार्ज फर्म्स, क्योंकि भाई ये वो काम है जिसमें पैसा बहुत चाहिए. गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. अगर गवर्नमेंट कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स को प्रिवेंट करती ना तो कभी भी वेरी लार्ज फर्म्स नहीं होती, स्मॉल फर्म्स होती हैं. ठीक है. तो ये तो नहीं हो सकता. हाई फिक्स कैपिटल कॉस्ट एग्जिस्ट. भाई एंट्री बहुत मुश्किल है. सही है. हाई बैरियर टू एंट्री है. इतना घुसना आसान नहीं है. अगर आप कल को ये बोलोगे कि यार के इलेक्ट्रिक से कंपटीशन करवाने को एक इदारा लाओ बिजली का नया, कैसे लाओगे, मजाक थोड़ी है ये. तो ये नहीं आ सकता. लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन नहीं होता, ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होते हैं मेजॉरिटी लार्ज फर्म्स. नॉन प्राइस एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस कंपटीशन. यूजलेस स्टेटमेंट. 13 का आंसर भी होगा. सही है. क्वेश्चन नंबर 14. द डायग्राम शोज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. विच डिस्टेंस रिप्रेजेंट द फिक्स कॉस्ट. तो दिस इज द फिक्स कॉस्ट. सही है. डब्ल्यू से लेके एक्स. डब्ल्यू से लेके वाई कुछ भी नहीं होता, डब्ल्यू से एक्स से लेके वाई भी कुछ भी नहीं होता. एक्स से लेके जेड क्या है, वेरिएबल कॉस्ट के नीचे वाला एरिया है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी. क्लियर. अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है कि डब्ल्यू से लेके जेड क्या है. डब्ल्यू से लेके जेड क्या है. अगर आपसे वो टोटल कॉस्ट यहाँ पर पूछ लेता है तो फिर डब्ल्यू से लेकर जेड टोटल कॉस्ट है ना. ठीक है. ये पता होनी चाहिए आपको सारी चीजें. अच्छा मुझे बताओ वाई से लेकर जेड क्या है. वाई से लेकर जेड क्या है. ये अच्छा सवाल है आपके लिए, एक बार आ चुका है. वाई से लेकर जेड क्या है. वाई से लेकर जेड भी टोटल फिक्स कॉस्ट है. इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट ये भी और ये भी है. डब्ल्यू एक्स और वाई जेड ये दोनों इक्वल हैं. ये दोनों फिक्स कॉस्ट. क्लियर है. क्योंकि फिक्स कॉस्ट के नीचे वाला एरिया भी फिक्स कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में भी फिक्स कॉस्ट है. क्योंकि ये डिस्टेंस शुरू यहाँ से हो रहा है, फिर तभी तो ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस आगे जा रहा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ भी तो होगा. सही है. तो 14 का आंसर है ए. वैसे तो ये आंसर है, हमसे तो इसने फिक्स कॉस्ट पूछी थी तो मैंने तो सिर्फ, अगर मुझे ये जाहिर सी बात है मुझे वाई जेड का ऑप्शन इसने नहीं दिया वो ऑब्वियसली, तो एक आंसर होगा ना. क्वेश्चन नंबर 15. An entrepreneur buys a workshop for $2 lakh to make plastic boxes. In the first year of operation, he spends 70,000 on materials, employs 10 production workers paid by the amount of total cost of 80,000 and 2 delivery vehicles of 10,000 each. अब इससे मुझसे ये पूछ रहा है वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है which changes with the level of output. तो कौन कौन सी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है.
एक तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि लेबर की बात कर रहा है। बस यही दो वेरिएबल कॉस्ट है, 70 + 80 150, बी आंसर होगा इसका। क्लियर है, कोई मसला? 70 मटेरियल है और 80 जो है वो लेबर है। फिर ये जो डिलीवरी व्हीकल है ये तो फिक्स कॉस्ट है, वर्कशॉप भी एक वही है, फिक्स कॉस्ट है। आउटपुट के साथ थोड़ी इनका कोई चेंज आ रहा है। 15 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब रेट ऑफ इनकम टैक्स बढ़ा दिया इन ऑर्डर टू पे फॉर द एक्स्ट्रा ट्रांसफर पेमेंट्स। अब इस चीज को आप समझो, मैंने इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, सही है, तो मैंने बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ा दिया ताकि मैं अमीर से पैसा लूं और अमीर से पैसा लेके यही पैसा लेके ट्रांसफर कर दूं। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती थी? विच अराइजेज इन अ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, नो सर्विस इन रिटर्न, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, पेंशन हो गए, चाहिए प्राइवेट ट्रांसफर्स भी होते हैं, आपके अब्बू जो आपको पैसे देते हैं पॉकेट मनी, वो भी ट्रांसफर पेमेंट है। यहाँ पर गवर्नमेंट इससे इनकम टैक्स बढ़ा रही है ताकि ट्रांसफर पेमेंट पुअर को दिए जाएं, तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रही है। इट चेंजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और हम ये कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होगी। इट इंश्योर्स द इक्वालिटी ऑफ इनकम, ये पॉसिबल नहीं है। देखो आंसर बी क्यों नहीं है, अब काफी बच्चों ने बी आंसर किया है यहाँ पे, बी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बी में कह रहा है इट इंश्योर्स द इक्वालिटी ऑफ इनकम। इंश्योर थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि इक्वालिटी पूरी, इनइक्वालिटी पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। इट लीड्स टू मोर पीपल पेइंग इनकम टैक्सेस। यहाँ पर अब जरूरी नहीं है ज्यादा पे लोग टैक्स दें, अक्सर ऐसा भी होता है कि जब आप इनकम टैक्स रेट को बढ़ाते हो तो टैक्स एवेजन भी होना शुरू हो जाती है, तो जरूरी नहीं है। अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी, इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, अगर आप इनकम टैक्स को बढ़ाओगे ना तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी। सही, तो ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, द स्टैंडर्ड रेट ऑफ वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स इज 20% इन द कंट्री। अब इस चीज को आप समझो कि सेल्स टैक्स जो है ना वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है? अमीर भी उतना ही दे रहा है, गरीब भी उतना ही दे रहा है, तो ज्यादा बर्डन यहाँ पर पुअर पे आ रहा है। डिफरेंट कंज्यूमर्स बाइंग द सेम प्रोडक्ट हैव टू पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, तो ज्यादा बर्डन तो गरीब पे आएगा। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज दिस? इट इज नॉट डायरेक्ट, इज इनडायरेक्ट। सही है, प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, रिग्रेसिव है। सही है, कोई मसला? क्लियर है? अच्छा, अब ये सवाल, द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ गुड, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ सब्सिडी टू एनकरेज प्रोडक्शन, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द सब्सिडी टू द गवर्नमेंट। अब ये जरा सुनना गौर से, अब ये एमसीक्यू ना मैं आपको बिल्कुल तरीके से करवा रहा हूँ। बस गौर से सुनना जो समझा रहा हूँ। प्राइस, क्वांटिटी, ओरिजिन, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम है, ये सप्लाई है, डिमांड है। ठीक है, मैं एग्जांपल भी यूज कर रहा हूँ जो इसने दी हुई है। इनिशियली अगर हम देखें तो $25 है। एक मिनट जगह बनाने दो यहाँ पे यार। इनिशियली जो प्राइस है वो $25 है, सही है, इक्विलिब्रियम $25। अब गवर्नमेंट ने क्या करी, सब्सिडी दी। अब गवर्नमेंट ने जैसे ही सब्सिडी दी तो जाहिर है सब्सिडी जब दी जाती है तो कॉस्ट कम होती है प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर पहले के मुकाबले में सप्लाई बढ़ा देता है। जैसे ही सप्लाई बढ़ता है तो मार्केट में सरप्लस होता है, सरप्लस की वजह से पहले के मुकाबले में प्राइस क्या हो जाती है, कम। अब ये प्राइस का कम होना किसका बेनिफिट है? कंज्यूमर बेनिफिट है, तो मैंने सी भी लिख दिया। ये प्राइस का कम होना किसका बेनिफिट है? कंज्यूमर का बेनिफिट है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो यहाँ पर प्राइस कम हो रही है। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हम देखें तो प्राइस इसने 20 रखी हुई है, क्योंकि देखो जब इसका सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ये नया इक्विलिब्रियम। तो इसके हिसाब से प्राइस 20 हो रही है, तो हम भी प्राइस को 20 कर देते हैं। तो P1 जो है ना वो हमारा 20 है। मैं आपके हिसाब से डायग्राम बना रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है व्हाट इज द कंज्यूमर बेनिफिट, अच्छा क्वांटिटी जो है वो अब कितनी हो गई है, Q1। सही है। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि यार कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हो रहा है सब्सिडी का पर यूनिट, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, सिंपल सा सवाल है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार पर यूनिट कंज्यूमर बेनिफिट कितना है, तो पर यूनिट कंज्यूमर बेनिफिट है $5, क्योंकि जितने से प्राइस कम हो रही है वो कंज्यूमर का बेनिफिट है। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? तो हमेशा याद रखना पर यूनिट का कंज्यूमर बेनिफिट सेलिंग प्राइस का चेंज होता है, ठीक है, प्राइस का चेंज इज कंज्यूमर का बेनिफिट।
सही है। अब इसने ना एक और चीज करी हुई है। अब इसने ना सवाल मुझसे क्या पूछा है, अब जरा सुनना। इससे मुझसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द सब्सिडी टू द गवर्नमेंट। मैं तो आपको सभी बता रहा हूँ। सही है, मैं तो आपको सभी बता रहा हूँ। अब आप ना आपको एक चीज समझनी होगी कि जब आपको सब्सिडी आइडेंटिफाई करनी है ना पर यूनिट, देखो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टोटल पर यूनिट सब्सिडी है कितनी। हमेशा याद रखना, जब भी पर यूनिट सब्सिडी आइडेंटिफाई करनी होती है ना, तो आप क्या करते हो, न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड को देखो। अब हमारी एग्जांपल में न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड Q1 है। Q1 इज द न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड, ऐसा ही है। इस न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से मैं देखूंगा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। सही है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स क्या होगा? देखो जैसे ये मेरी क्वांटिटी Q1 है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है दो सप्लाई कर्व का, क्योंकि एक सप्लाई कर्व ये रहा, दूसरा सप्लाई कर्व ये रहा, तो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। तो Q1 से वर्टिकल डिस्टेंस देखोगे बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, तो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ पॉइंट F। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई पर यूनिट सब्सिडी जो है ना, अब मुझे पता चल गया पर यूनिट सब्सिडी जो है ना, वो है F से लेके E1। यहाँ तक क्लियर है? पर यूनिट सब्सिडी कितनी है F से लेके E1। अब मुझे इस F से लेके E1 में ये डिसाइड करना है कि कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हो रहा है और प्रोड्यूसर को कितना बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि दोनों का बेनिफिट अलग अलग होगा। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा? अब मुझे ये चीज तो पता चल गई कि सेलिंग प्राइस का चेंज कंज्यूमर का बेनिफिट होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बीच में से ब्रेक करूंगा। देखो ये कंज्यूमर का बेनिफिट है ना, सेलिंग प्राइस का चेंज कंज्यूमर का बेनिफिट है, तो ये भी कंज्यूमर का बेनिफिट होगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना ये। तो मैं क्या करूंगा, इस बीच में से ना इसको तोड़ दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा पॉइंट G। अब मेरा F से लेके E1 इज द पर यूनिट सब्सिडी, और इस पूरे पर यूनिट सब्सिडी में से जो G से लेके E1 का एरिया है ना, वो मेरे कंज्यूमर का बेनिफिट है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यार G से लेके E1 कंज्यूमर का बेनिफिट है, और जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो किसका बेनिफिट होगा, वो प्रोड्यूसर का बेनिफिट होगा। सही है। तो यहाँ पर मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली जब पीईडी हम नहीं अज्यूम करते तो हम अज्यूम करते हैं दोनों का बेनिफिट इक्वल है। तो मैं आपको पीईडी से भी बता दूंगा किसका बेनिफिट किसका ज्यादा होगा, वो तो मैं आपको क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ। सही है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो है ना, मैं यहाँ से ना F से बस एक लाइन भेज दूंगा बस। अब इसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, मैं भी 30 लिख रहा हूँ। सही है, मैं भी 30 लिख रहा हूँ। अब गेम क्या है, आपसे इसने पूछा है, सवाल पहले कर लेते हैं। सवाल में इसने आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सब्सिडी टू द गवर्नमेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं पर यूनिट सब्सिडी को मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से। अब मेरी न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड कितनी है, मेरी पुरानी क्वांटिटी यहाँ पर थी 4 और न्यू क्वांटिटी थी 5, तो न्यू क्वांटिटी इज 5। तो मैं क्या करूंगा, पर यूनिट सब्सिडी थी मुझे पता चल गया 30 और 20, ये मेरी पर यूनिट सब्सिडी है ना, 30 और 20। तो $10 इज माई पर यूनिट सब्सिडी। न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड मेरी 5 है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर बी होगा। अच्छा, अगर मैं यही सवाल को चेंज करूं, अब ये मुझे आप बताओगे, सोच के बताना। मुझे कंज्यूमर बेनिफिट बताओ कितना होगा, डॉलर वैल्यू, कंज्यूमर बेनिफिट कितना होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर। टोटल कॉस्ट टू द गवर्नमेंट तो हमें पता चल गई 50 है, कंज्यूमर बेनिफिट कितना है, कंज्यूमर का बेनिफिट कितना होगा। 5 नहीं होगा ना, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। अब मुझे ये पता चल गया कि कंज्यूमर का बेनिफिट ही है $5। मैं क्या करूंगा, इस $5 को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं। सही है। तो बेसिकली होगा, बताऊं क्या, जब मैं $5 को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये पूरा येलो वाला जो एरिया है ना, ये पूरा येलो वाला एरिया, ये कंज्यूमर का बेनिफिट है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस का चेंज 5 है और क्वांटिटी भी 5 है, तो बेसिकली क्या होगा, $5 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 5, तो मेरा $25 का कंज्यूमर का बेनिफिट है। प्रोड्यूसर का बेनिफिट कितना होगा, भाई प्रोड्यूसर का एरिया ये रहा, तो ये भी 5 है। तो मैं क्या करूंगा, $5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरा आ गया $25। आप देख लो, कंज्यूमर बेनिफिट और प्रोड्यूसर बेनिफिट को जब मैं आपस में मिला दूंगा तो वो गवर्नमेंट की कॉस्ट बन जाएगी। देखो ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये ब्लू वाला जो एरिया है, ये प्रोड्यूसर का बेनिफिट है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं इस पूरे एरिया को देखूं, ये पूरा एरिया गवर्नमेंट की कॉस्ट है, ये प्रोड्यूसर का बेनिफिट है, ये कंज्यूमर का बेनिफिट है। तो ये ना आपसे बहुत घुमा घुमा के एक ही सवाल पूछेगा, पर इन दी एंड कॉन्सेप्ट पूरा यही है। सही है। अब यहाँ पर मैंने अज्यूम करा है, देखो ये दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल कब होते हैं, जब मैं पीईडी को इग्नोर करता हूँ। ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब मैं पीईडी को इग्नोर करूंगा। अब अगर मैं पीईडी को इन्वॉल्व करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि यार प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है,
अब इन इलास्टिक डिमांड के केस में जो है वो कंज्यूमर बेनिफिट विल बी ग्रेटर देन प्रोड्यूसर बेनिफिट। इलास्टिक डिमांड के केस में जो है वो प्रोड्यूसर का बेनिफिट विल बी ग्रेटर देन कंज्यूमर बेनिफिट। सही है। और परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में जिधर सिर्फ प्राइस चेंज होती है वहां पर सारा का सारा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर का बेनिफिट है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी तो वहां पर सारा का सारा बेनिफिट जो है वो प्रोड्यूसर का है। क्योंकि आपको आपको किस तरह याद रखना है ये, इन इलास्टिक के केस में मुझे पता है कि लार्जर परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, ऐसा ही है। जब प्राइस में ज्यादा चेंज होगा तो कंज्यूमर बेनिफिट भी ज्यादा होगा। इलास्टिक डिमांड के केस में स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन प्राइस होती है, तो जब प्राइस का चेंज ही स्मॉलर होगा तो कंज्यूमर का बेनिफिट भी स्मॉलर होगा। सही है, क्योंकि देखो कंज्यूमर का बेनिफिट स्मॉलर है, क्योंकि कंज्यूमर का बेनिफिट तो होता ही प्राइस का चेंज है। इसी तरीके से अगर परफेक्टली इलास्टिक में सिर्फ प्राइस चेंज होती है, सही है, ओनली प्राइस चेंज, क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं होती, अगर सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है तो सिर्फ कंज्यूमर बेनिफिट होगा। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस चेंज ही नहीं होती, और अगर प्राइस चेंज ही नहीं हो रही तो सारा का सारा बेनिफिट प्रोड्यूसर का है। तो आप कंज्यूमर बेनिफिट से चीजों को याद रखो, आपसे सवाल हमेशा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये मैंने चीज अब आपको बता दी। आप नोट्स पे जाओगे, नोट्स में आपको जाना है पेज नंबर 42 पे। तो नोट्स के आप पेज नंबर 42 पे जाओगे, ये रीड देखो, ये विदाउट पीडी वाला डायग्राम है। अब देखो मैंने ना यहाँ पर डायग्राम शायद बनाया हुआ है, डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपको जनरली भी ये चीज पता हो ना मसला नहीं है। ये एक बेसिक डायग्राम है। मैं आपको इलास्टिक इन इलास्टिक यूनिटरी के ग्राफ दिखा के भी दिखा दूंगा, पर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस थियोरेटिकली ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप पेपर में आइडेंटिफाई कर लोगे अगर आपको ये सारी चीजें पता है, तो ये इनफ नॉलेज है इसके लिए, आप आराम से कर सकते हो। सही है, कोई मसला है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से ना एक पेपर है जून 20। सही है, जून 20 एक पेपर है जिसमें ये ऐसा सिमिलर एमसीक्यू कुछ है सब्सिडी के ऊपर। मैं ना आपको ग्रुप पे उसकी फोटो भेजूंगा, तो आप उस पेपर की रिकॉर्डिंग में जाके उस स्पेसिफिक एमसीक्यू की वीडियो देख लेना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह ये सवाल दे देगा आपसे कवर हो जाएगा। ऐसा सेम सीन, ये तो बेनिफिट है ना, ऐसा सेम सीन इनडायरेक्ट टैक्स में होता है जो कि बर्डन है, तो वो भी आपने नोट से देखना है। वो भी जब एमसीक्यू आएगा तो मैं बता दूंगा, मैं अलग से ही बता दूंगा, मसला नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा मेरे ख्याल में पेपर आगे का तो आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट अबाउट इंटरेस्ट रेट चेंजेस इज एक्यूरेट? अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट विल ऑलवेज इंक्रीज इन्फ्लेशन, इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, हमने ये चीज याद करी हुई है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ेगी। पर ये जो इसने ये ऑलवेज लिख दिया ना, ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट होती है अक्सर, जरूरी नहीं है। कभी कभार लोग इंटरेस्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, कभी कभार इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म नहीं होता, सही है, कभी कभार लोग बैंकिंग सेक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, सही, तो जरूरी नहीं है। A rise in the interest rate will increase cost put may increase cost put inflation, yes, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कैपिटल का वो होता है, पेमेंट होता है। सही है, मैंने मशीन अगर ली हुई और अगर इंटरेस्ट बढ़ गया तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सही है, इंटरेस्ट को हमेशा एक्सचेंज रेट से लिंक ना करा करो, अगर आप उसको अलग तरीके से सोचो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपको कैपिटल की पेमेंट अब महंगी पड़ेगी। A rise in interest rate will raise the level of investment, no, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है ना तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, क्योंकि लोग बोरो नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रेट चेंजेस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सही है, ये भी गलत बात कर रहा है, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो 19 का आंसर इस बी। तो मेजोरिटी बच्चों ने इसका आंसर ए करा था, पर इस वर्ड को इग्नोर कर दिया। सही है, ऑलवेज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20, in Uganda the rate of inflation fell from 5% to 2%। अब देख कह रहा है कि इस कंट्री में रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहले 5% था, अब 2% है। तो पहले 5% था, अब देखो मैंने प्लस का साइन लगाया है ताकि मैं आपको ये चीज ना स्पेसिफिकली बता सकूं। अगर सिर्फ 5 लिखा हुआ है ना तो 5 का मतलब प्लस ही है, ठीक है। तो +5% का मतलब है कि इकोनॉमी का जो प्राइस लेवल है वो 5% से बढ़ रहा है, और अब ये हो गया +2%। तो +2% का मतलब है कि इकोनॉमी का प्राइस लेवल अभी भी बढ़ रहा है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट एज कम्पेयर टू द 5%। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं याद है? इसको डिसइंफ्लेशन कहते हैं, कि प्राइस अभी भी बढ़ रही है बट एट अ लोअर रेट। ठीक है, तो वो व्हाट विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? प्राइसेस वर हायर इन 2015 देन इन 2014, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। क्योंकि 2014 में प्राइसेस 5% से बढ़ी थी, 2015 में प्राइसेस 2% से बढ़ रही हैं। तो 5% से बढ़ी, 2% से बढ़ी, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो नेट इफेक्ट 7% का 2015 के एंड में आ रहा होगा। तो 2015 के एंड में प्राइसेस ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू 2014 के एंड।
क्लियर है, कोई मसला? जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि 2014 के स्टार्ट में प्राइजेस 100 थी और 5% से बढ़ी तो वो 105 हो गई। सही है। आप जब मजीद 2015 में 2% की इन्फ्लेशन लेके आओगे तो जब आप 105 को 102% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1017.1। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब 5% से प्राइस बढ़ी तो 105 हुआ, फिर मजीद 2% से बढ़ी तो 107.1 हुआ। इसका मतलब प्राइसेस वर हायर इन 2015 देन इन 2014। द कॉस्ट ऑफ लिविंग फेल। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बढ़ा है क्योंकि मुल्क में महंगाई आ रही है, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फेल, दिस इज नॉट नेसेसरी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है तो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा ही, ऐसा भी हो सकता है लोगों की इनकम्स भी बढ़ रही हों। द सिटीजन्स वर बेटर ऑफ इन 2015 देन इन 2014। दे वर इन बेटर ऑफ क्योंकि प्राइस लेवल तो बढ़ ही रहा है ना। सही है, तो 20 का आंसर ए होगा। मतलब ये दोनों ऑप्शंस नॉट नेसेसरी हैं, ठीक है। तो 20 का आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वुड नॉट इंक्रीज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ अ कंट्री। कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बढ़ाएगी। तो एचडीआई में तीन चीजें आती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है, जीडीपी आता है और यूएस ऑफ स्कूलिंग आता है। तो ए आंसर होगा इसका। लेवल ऑफ कार ओनरशिप का एचडीआई से कोई लेना देना नहीं। एमसीक्यू नंबर 22, अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत कम है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली लीड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फुल इन्फ्लेशन। अब अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कम है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब जी बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, यस, इससे डिमांड फॉर इन्फ्लेशन आएगी। एंड इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स, जब इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो एडी कम होगा, इससे तो कंट्रोल हो जाएगी। इंक्रीज इन द इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम हो जाएगा, तो दिस कैन नॉट बी एन आंसर। सेल्स टैक्स जब बढ़ेगा तो इससे जो है वो इकोनॉमी में चीजें महंगी हो जाएंगी, तो हो सकता है लोग कंजम्पशन कम करते हैं, तो इससे भी हमारा जो है वो एडी कम हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। तो 22 का आंसर विल बी ए। क्लियर है ये चीज का मसला। और इसने डिमांड पुल बोला है। आप इसको अगर दूसरे एलिमेंट से भी देखोगे ना तो अगर सेल्स टैक्स बढ़ भी जाएगा ना तो फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी, तो इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, ठीक है। जो ये सोच रहे हैं कि यार सेल्स टैक्स से इन्फ्लेशन भी तो आती है, तो कॉस्ट पुश आती है। क्वेश्चन नंबर 23, द टेबल शोज द परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2015 टू 2016 इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। विच कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन उस कंट्री में होगा जिसका जीडीपी नेगेटिव में जा रहा होगा, क्योंकि जीडीपी कम हो रहा होगा ना, रिसेशन के टाइम पे रियल जीडीपी कम होता है, तो ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव होगा और इन्फ्लेशन का मतलब है कि इकोनॉमी का प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी पॉजिटिव। तो रिसेशन किस किस कंट्री में, रिसेशन सिर्फ इस कंट्री में है, और इन्फ्लेशन इस कंट्री में, इस कंट्री में और इस कंट्री में, तो बी आंसर होगा। ये डिफ्लेशन होता है। सही है। और ये जितने भी पॉजिटिव्स है ना सारे, ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ है। सही है, इसका मतलब रियल जीडीपी बढ़ रहा है। Question number 24, which policy is most likely to reduce relative poverty, make income tax rate less progressive। इससे इकोनॉमी में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ जाएगी तो हो सकता है पॉवर्टी बढ़ जाए, और खास करके रिलेटिव पॉवर्टी, क्योंकि अमीर के मुकाबले में गरीब हो गए। रिड्यूस द बेनिफिट पेमेंट्स, इससे भी बैंड बजेगी। रिड्यूस द मिनिमम वेज, इससे भी बैंड बजेगी, क्योंकि ये सब लोवेस्ट इनकम्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये इसका सही आंसर है। सेल्स टैक्स रिग्रेसिव होता है। सही है। अगर आप रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम कर रहे हो ना, इसका मतलब पुअर से बर्डन कम हो रहा है, तो फायदा होगा ये। 24 का आंसर डी है। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, विच कंट्री इज मोस्ट लाइकली टू हैव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बर्थ रेट कम से कम होना चाहिए, डेथ रेट कम से कम होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा से ज्यादा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम से कम। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि बच्चे कम मर रहे हैं, जिधर बच्चे कम मर रहे हैं वहां पर स्टैंडर्ड लिविंग ज्यादा है। तो ये आपका आंसर होगा डी। खैर, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट का कम होना एक इंडिकेशन है कि कंट्री का हेल्थ केयर अच्छा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होने का मतलब है स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है बच्चे नहीं मर रहे, न्यूट्रिशन अच्छा है, पानी साफ है। इन अ कंट्री द बर्थ रेट इंक्रीज बट द पॉपुलेशन डिक्रीज। तो बर्थ रेट जब बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ता है, अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है ये बताना है। व्हाट कुड हैव हैपेंड टू द अदर फैक्टर्स। अ फॉल इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो रही है तो इससे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो मुझे डिक्रीज करना है। अराइज इन द नेट इमिग्रेशन, इससे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एंड नो चेंज इन द डेथ रेट। नो चेंज इन माइग्रेशन बट द डेथ रेट ग्रोस, अगर डेथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन कम होगी, तो सी इज द राइट आंसर।
द डेथ रेट फेल, इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी बट नो चेंज इन माइग्रेशन, ये भी नहीं हो सकता। तो 26 का आंसर विल बी सी। बर्थ रेट ज्यादा होने से, नहीं नहीं, बर्थ रेट कम होने से, क्योंकि बर्थ रेट का कम होना एक इंडिकेशन है कि कंट्री में पॉपुलेशन कम है, द गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन द डेवलपमेंट। ठीक है, 26 का आंसर इज सी। 27, द यूएस गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कोटा, कोटा इज द फिजिकल लिमिट, इट इज द फिजिकल लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स। अगर मैं कोटा कम कर रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि पहले 500 गाड़ियां इंपोर्ट हो रही थी, अब 250 गाड़ियां इंपोर्ट होंगी। सही है। तो कोटा कम होने का मतलब क्या है? कोटा कम होने का मतलब है कि एक कंट्री का इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। सही है। द गुड विल बिकम चीपर इन द यूएस, द यूएस बैलेंस ऑफ ट्रेड विल वर्सन, इट विल इंप्रूव, क्योंकि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। द यूएस गवर्नमेंट रेवेन्यू विल डिक्लाइन, कोटा का रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है, रेवेन्यू का लेना देना टैरिफ से होता है। देयर विल बी लेस ऑफ द गुड इंपोर्टेड इन द यूएस, क्योंकि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। आपने फिजिकल लिमिट मजीद बढ़ा दी। तो मैंने बताया था ना, कोटा में उल्टा सीन होता है, कंफ्यूज करता है वो। 27 का आंसर डी। Question number 28. What is the most accurate definition of foreign exchange rate? A value of currency expressed in terms of another currency. ठीक है। Question number 29. In 2013, the European Union levied a 48% tariff on low-priced Chinese solar panels because the low price was the result of subsidies from the Chinese government. तो चाइना की गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देके प्रोटेक्ट कर रही है, और उनको दूसरी कंट्रीज में जाके कह रही है तुम सस्ते में बेचो। अब जाहिर है वहां पर ये डंपिंग वाला मामला हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन ने चाइना पे टैरिफ लगा दिया, बोला भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे मुल्क में आके चीज इतनी सस्ती भेज रहे हो, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। तो चाइना यही तो हरकतें करता है, इसको डंपिंग कहते हैं। तो विच आर्गुमेंट फॉर प्रोटेक्शनिज्म वाज द ईयू यूजिंग? द एंटी डंपिंग आर्गुमेंट। ये लोग कह रहे थे भाई आप हमारे मुल्क में आके माल इतना सस्ता बेच रहे हो तो हमारे डोमेस्टिक तो बंद हो जाएंगे ना। तो इन लोगों ने टैरिफ लगाया, इसको एंटी डंपिंग टैरिफ कहते हैं। ठीक है। इन्फेंट इंडस्ट्री स्ट्रेटेजिक सनसेट, ऐसा कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एंटी डंपिंग हो रही है। Question number 30. A large amount of the agriculture products in a country were damaged by floods. What is likely to have happened to the price of agriculture products? अब जाहिर सी बात है, डैमेज बाय फ्लड्स हो गया है, शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। एंड द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अब जाहिर सी बात है तुम्हारे कंट्री के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सारे डैमेज हो गए हैं तो तुम्हें अब इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारे अपने मुल्क में तो शॉर्टेज हो जाएगी। सही है। तो जाहिर सी बात है तुम्हारे मुल्क में एक तो ये महंगा हो जाएगा, दूसरा तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो राइस 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 राइस, इसका आंसर डी होगा। वेर कोई मसला? मैं आपको थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ, आप मुझे अपना ग्रेड बताओ क्या है। बी ए पे पहुंचे हो नहीं पहुंचे अब तक यार? ये अब तक वही शुरू वाला हाल है। किसका अभी भी ए नहीं आ रहा है, ऐसा कौन